सो फ्रेंड्स लास्ट 3 मंथ्स के अंदर हमने देखा है कि गोल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 15% की डिप आई है। अगर मैं बात करूं जो हमारी पीक थी इन 3 मंथ्स और जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 मार्च को, आज के टाइम पे जो वैल्यू है और जो पीक आ चुकी है गोल्ड की प्राइस के अंदर इन लास्ट 3 मंथ्स, वो हमें नज़र आता है ऑलमोस्ट 15.4% की एक्चुअली डिप है। इसी तरह से अगर हम S&P 500 के इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी हमको 6.8 to 7% के करीब का एक डिप नज़र आती है। इसी तरह से पाकिस्तान स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर भी हमको ऑलमोस्ट 19.8% की डिप नज़र आती है इन लास्ट 3 मंथ्स, जो 3 मंथ्स के अंदर जो पीक हमें मिली थी। और मैं अगर आज की बात करूँ तो इस वक्त ऑलमोस्ट 19.8% की डिप है। इसी तरह से इंडियन स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन स्टॉक्स के अंदर भी 13% की डिप है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी स्टॉक्स की बात करेंगे तो ऑफकोर्स इसके अंदर जो डॉलर टू रुपी कन्वर्जन है उसकी बात भी आएगी। ऑल्दो कि पाकिस्तानी रुपी जो है वो स्टडी रहा है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन इंडियन जो रुपी है उसमें फ्लक्चुएशंस आई हैं और थोड़ा सा डीवैल्यू हुआ है। तो जो 13% है ये इंडियन स्टॉक्स की बात हो रही है, यहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक्स की बात नहीं हो रही, या लेट्स से जो इंडियन रुपी की बात नहीं हो रही है, ये इंडियन स्टॉक्स इंडेक्स की बात हो रही है। तो 13% की डिप आई है। इसी तरह से अगर आप यूएई की बात करें तो यूएई में अगर आप एक स्टॉक पकड़ लें जो कि सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, आई बिलीव वो एमआर का स्टॉक हुआ है लास्ट 3 वीक्स के अंदर। उसके अंदर 29% की डिप आई है। इनफैक्ट लास्ट 3 वीक्स तो नहीं, मैं लास्ट 3 मंथ्स के अंदर बात करूंगा कि जो जो टॉप था उसका, उससे लेकर अब तक जो वैल्यू है इस वक्त वो 29% की इस वक्त उसके अंदर डिप है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। और आज हम वही बात करेंगे कि गोल्ड की प्राइस किस तरह से ये जो डिप आया है इसको आप ग्रास्प कर सकते हैं या इसको कोई फ़ायदा उठा भी सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, तो अभी हम बात करेंगे। बट जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो गोल्ड प्राइस के अंदर लास्ट 43 ईयर्स के अंदर जो सबसे बड़ी डिप थी वो आई है वीकली बेसिस के ऊपर, और वो डिप है ऑलमोस्ट 12% की। इससे पहले इस तरह की डिप 43 ईयर्स पहले आई थी। उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो डिप क्या थी और इस डिप के अंदर क्या आपको कोई सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। तो हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। अच्छा, आई वुड शो यू हियर कि इंटरेस्ट रेट्स और गोल्ड का क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं और वो यही कहते हैं कि वॉर में या अनसर्टेन टाइम्स के अंदर जो गोल्ड की प्राइस है वो बढ़ रही होती है। लेकिन आई हैव फाउंड दैट इन लास्ट 50 60 70 ईयर्स वो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। अनसर्टेन टाइम्स की बात नहीं होती है। गोल्ड अपनी प्राइस को एडजस्ट कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। अभी जहाँ पर ये मैं आपको एक जो चार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स जो फेड के रेट्स हैं और गोल्ड प्राइस के अंदर एक कंपैरिजन मैं दिखाता हूँ। सिर्फ एक टाइम ऐसा है जहाँ पर आप क्लियरली नज़र आता है आपको कि जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़े हैं और गोल्ड की प्राइस ने एक बहुत बड़ा डिप लिया है। और वहाँ पर जो यूएस के अंदर जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे ऑलमोस्ट 20% पे पहुँच गए थे या पहुँचने वाले थे, उस टाइम पे गोल्ड ने उस चीज़ को फाइंड आउट किया था और उसने अपनी प्राइस रीएडजस्ट की थी। जब ऑल टाइम हाई गया था ऑलमोस्ट 600-700 के करीब उस वक्त गोल्ड की प्राइस थी। और उसके बाद जब से ये इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए थे उसके बाद से जो कि इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए और डॉलर को बचाने के लिए यूएस की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स उस वक्त बढ़ाए थे, ऑलमोस्ट 20% किए थे। उसके बाद से गोल्ड की प्राइस नीचे जाना शुरू हुई थी। और उसके बाद से आप देख सकते हैं और डिफरेंट ओकेजन्स पे भी। अब जैसे मैं अगर इस स्लाइडर को यहाँ लेकर जाऊँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 2010 से लेके 2016-17 तक ये ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब थे या इससे कम थे। ये तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, फिर थोड़ा-सा नीचे आता है। सो बेसिकली इट डज़न्ट हैव एनी स्पेसिफिक पैटर्न जो मैं सुनता रहता हूँ, बहुत सारे लोग बात भी करते हैं कि आपकी वॉर की वजह से या अनसर्टेन टाइम्स के अंदर आपके गोल्ड की प्राइसेस उसमें बढ़ती हैं। गोल्ड की प्राइस अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है डिपेंडिंग के सिचुएशन क्या होती है और लोग उसको किस तरह से एक्यूमुलेट करते हैं। एक और मिथ जो मैं यहाँ पर बस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग बहुत बोलते हैं कि सेंट्रल बैंक्स बहुत सारे दुनिया के ऐसे हैं जो गोल्ड बाय कर रहे हैं, चाइना बहुत गोल्ड बाय कर रहा है। बट अभी भी मैं वो भी दिखाता हूँ आपको कि सेंट्रल बैंक की बाइंग किस तरह की है और गोल्ड की प्राइस किस तरह से बढ़ रही है, उसके अगेंस्ट या उसके वजह से किस तरह से बढ़ रही है। दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब इंटरेस्ट रेट्स में बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट आता है तो गोल्ड की प्राइस डेफिनेटली चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि जब आपको नज़र आता है कि भाई जो इन्वेस्टर्स को नज़र आता है कि गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक आपको, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि गोल्ड एज सच
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डिविडेंड दे सके या आपको प्रॉफिट दे सके एवरी मंथ, एवरी ईयर, व्हाटएवर द केस इज़। गोल्ड आपको इन्फ्लेशन हेज देता है, आप अपने पास उसको एक्यूमुलेट करके रखते हैं और उसकी प्राइस बढ़ने का वेट करते हैं। बट आपको कोई मंथली इनकम नहीं प्रोवाइड कर रहा होता या ईयरली इनकम प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो गोल्ड इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, बिकॉज़ आपको कोई उसके अंदर मंथली इनकम नहीं मिल रही है। देन फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारी जो वॉर अभी रिसेंटली हुई है, जिसमें 1990 की गल्फ वॉर हुई है, 2001 की अफगान वॉर हुई है, रशियन वॉर जो 2020 के अंदर स्टार्ट हुई थी, जो मेन वॉर स्टार्ट हुई थी, इसी तरह से लास्ट 2 ईयर्स के अंदर हमने बहुत सारी वॉर्स देखी हैं। तो अगर आप इन सारी वॉर्स के इनिशियल डेज एंड एग्जिट डेज या ख़त्म होने की जो टाइमिंग है उसको देखें तो गोल्ड की प्राइस ने एज सच कोई मूवमेंट शो नहीं की है। यूक्रेन वॉर के अंदर थोड़ा बहुत आपको अपसाइड नजर आया था, लेकिन बाद में फिर दोबारा गोल्ड प्राइस नीचे चली गई थी। तो गोल्ड की प्राइस ये तो फॉर श्योर है कि आपकी जो वॉर्स के टाइम है उसके अंदर बढ़ती नहीं है। उसके अंदर हो सकता है लोग रिडीम करवा रहे हो, अपने गोल्ड सेल कर रहे हो, गवर्नमेंट सेल कर रही हो, बट उसके अंदर जो गोल्ड की प्राइस है वो ऊपर नहीं जा रही होती है। अभी भी हमने देख लिया है, जो लास्ट 1 वीक गुजरा है उसमें कोई मेजर इवेंट तो नहीं हो रहा था ना, मतलब इवेंट तो ठीक, जो एक एक वॉर चल रही है वो तो चल ही रही है, बट लास्ट 1 वीक के अंदर तो कुछ नहीं हुआ है उसके अंदर। सो गोल्ड की प्राइस जो है ना, ऐसा आप उसको असरटेन नहीं कर सकते कि या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जितने भी आपको इस वक्त गोल्ड बग्स नजर आएंगे वो सारे बात यही कर रहे होते हैं कि गोल्ड को आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। कब करना चाहिए ये बात नहीं कोई कर रहा होता। मेरे ख्याल से गोल्ड का जो एक सर्टेन परसेंटेज है, मैं हमेशा 10 to 15% एट मैक्स बात करता हूँ। इससे पहले मैं 5 to 10% की बात करता था, बट रिसेंटली मैंने कहा कि चलें 10 to 15% आपके अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड में होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चार्ट जो मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, सो बेसिकली आपको यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड की स्टेटिस्टिक्स नजर आएंगी गोल्ड की। 2010 से लेके 25 तक, Q4 25 तक आपको यहाँ पर डेटा नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर जो बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, मैं इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ, सेंट्रल बैंक का डेटा ले आता हूँ। सो ये आपकी बाइंग नज़र आ रही है क्वार्टरली, सेंट्रल बैंक्स ने किस तरह से बाइंग की है। तो यहाँ पर 3 Q3 22 यहाँ से लेकर सेंट्रल बैंक्स ने बढ़ाना शुरू किया अपनी होल्डिंग को। इसमें चाइना भी शामिल था, इसमें और बहुत सारे कंट्रीज शामिल थे, बट दिस इज अनदर अनदर मिसकॉन्सेप्ट कि चाइना बहुत ज़्यादा बाय कर रहा है। चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा बाय नहीं कर रहा। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा बाय कर रहा है गोल्ड को इन टर्म्स ऑफ देयर सेंट्रल बैंक। बट यहाँ पर ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि सेंट्रल बैंक्स ने 22 के अंदर ये जो बाइंग है ये ज़्यादा स्टार्ट की है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी प्राइस लेकर आ जाऊँ यहाँ पर, तो आपको नज़र आ रहा है जैसे जैसे बाइंग हो रही है वैसे वैसे प्राइस उसकी उस वक्त नहीं बढ़ी थी, वो लैगिंग था, उसके बाद आप कह सकते हैं कि बाद में बढ़ी है। बट इज दिस द एक्चुअल रीजन कि यहाँ पर प्राइस सेंट्रल बैंक की वजह से बढ़ी है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे ज्वेलरी फैब्रिकेशन को भी ले आऊँ, टेक्नोलॉजी को भी ले आऊँ, इन्वेस्टमेंट्स को भी ले आऊँ, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से बाइंग, बट जो मेजर एक इन टर्म्स ऑफ टन्स जो इसकी परचेज थी वो 1.5 थाउजेंड टन्स की बात करें तो एज सच बहुत ऑल टाइम हाई पे तो नहीं पहुंचा हुआ। ये ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर है, बट इट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या 2 या 3 4 मैक्सिमम 10% एट मैक्स इसकी वैल्यू ऊपर चली गई है। इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन वो भी मेरे ख्याल से इतना नहीं है, लेकिन जो प्राइस ऑफ गोल्ड है वो आप देखें यहाँ से कि किस तरह से ये ऊपर जाती जा रही है, और ये किसी कंजम्पशन की बेसिस के ऊपर नहीं हो रहा है। सो इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ सप्लाई के अंदर, सप्लाई के अंदर भी आपको नज़र आएगा कि सप्लाई एज सच कोई कम नहीं हुई है, सप्लाई ऑलमोस्ट थोड़ी सी बढ़ी गई है, उसके बावजूद प्राइस इसकी ऊपर जा रही है। सो अब जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर सप्लाई डिमांड हो सकती है, यहाँ पर कोई बबल हो सकता है, तो मैं भी कह सकता हूँ कि ये बबल हो सकता है। आई वोंट से दैट, बट ये नज़र आ रहा है ना कि आपको कोई ना सप्लाई है ना कोई डिमांड है एज सच, फिर भी एक प्राइस बढ़ती जा रही है, तो इसको क्या हम बबल बोलेंगे? आई आई हैव नो अथॉरिटी टू से दैट, बट मैं क्या कर सकता हूँ एज अ लेमैन जो एक वर्ल्ड व्यू देख रहा है, थोड़ा बहुत स्टेटिस्टिक्स देख सकता है। मुझे ये लगता है कि एज सच कोई रियल रीज़न नहीं थे गोल्ड की प्राइस बढ़ने के। इसलिए जो लोग अभी रिसेंटली मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने, जब जो वॉर स्टार्ट हुई थी उस वक्त बहुत सारे लोगों ने बाइंग की। दुबई के अंदर भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग बाय कर रहे थे गोल्ड की, उनको लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो हम गोल्ड रख लेते हैं। गोल्ड रखने के क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर तकरीबन 15% उसकी वैल्यू डाउन हो गई। अपनी इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी आपको रिव्यू करनी पड़ेगी। अगर आपको इसी तरह से लगता रहेगा कि आज ये हो गया है तो मैं ये कर लेता हूँ और आज वो हो जाएगा तो मैं वो कर लूँगा, अगर आप कॉन्स्टेंटली एक फ्रेम ऑफ माइंड में चलेंगे
तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। आपने ये सोचा हुआ है कि आपने लेट्स से $100 का $200 का गोल्ड हर महीने खरीदना है, तो आपको खरीदना है क्योंकि आपकी इनकम उसी तरह से आ रही है। आपने सोचा हुआ है उसकी एक एलोकेशन मुझको यहाँ करनी है। आपने ये सोचा हुआ है कि आपको स्पेसिफिक ईटीएफ हर महीने खरीदना है, तो आपको खरीदना है। उसके अंदर नो इफ्स एंड बट्स के साथ आप जा सकते हैं। हालांकि आपको ये भी पता है कि स्टॉक मार्केट फॉर द लॉन्गेस्ट लेट्स से टाइम, यानी कि लेट्स से 10 years, डेकेड के ऊपर भी एक खास वैल्यू के ऊपर रह सकती है और आपको ग्रोथ शायद ना दे। उसके अंदर थोड़े बहुत डिविडेंड आ रहे होंगे बट आपको शायद ग्रोथ ना दे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है वो ब्रीच ना करे। अगर आपके कोई मेजर लॉसेस होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो आपको डिटर ना करें आगे इन्वेस्ट करने के लिए। और वो उसी वक्त हो सकता है जब आप स्पेसिफिक रेंज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अभी मेरी एक दोस्त से बात भी हो रही थी, वो पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मुझसे कह रहे थे कि यार स्टॉक मार्केट इतनी नीचे चली गई है, तो मैं और पैसे ना डाल दूं। मैंने कहा नहीं सर, आप और पैसे ना डालें, जितने आपने डाले हुए हैं उतने ठीक है। हर महीने जो मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप पाकिस्तान स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, आप थोड़ा बहुत गोल्ड लेंगे, आप अगर आपको दिल चाहता है तो यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें। ये जो आपकी परसेंटेज आपने शुरू में डिसाइड कर लिया, आप उसको उसी हिसाब से लेके चलते रहें, कोई मेजर इशू नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा डिप आता है, मेरे ख्याल से अभी भी कोई बहुत बड़ा डिप नहीं आया है गोल्ड के अंदर। 15% का डिप इज़ नॉट अ बिग डिप। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा डिप आता है और आपके पास पैसे हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अदरवाइज आप अपनी इन्वेस्टिंग जो मेथोडोलॉजी है उसको कंटिन्यू करते रहें। यहाँ पर मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये बोलूँगा कि जो लोग गोल्ड बाय करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गोल्ड की तरफ जाते हैं। फिजिकल गोल्ड इज़ फाइन, बट अगर जैसे अब ये डिप आई है, इस डिप को अगर किसी को फ़ायदा लेना है, तो उस डिप का फ़ायदा आपको कभी भी गोल्ड बार की कंडीशन में नहीं मिलेगा। आज भी अगर आप गोल्ड बार खरीदने जाएंगे, लेट्स से दुबई की गोल्ड सूक में जाएंगे, तो आपको वो रेट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं कि लेट्स से टॉप से 15% का डिप आ गया तो अब मुझे 15% का डिप मिले, या महीने या ये जो लास्ट वीक गुजरा है उसमें लेट्स से अब 12% का डिप आया है, तो मुझे 12% का फ़ायदा हो और मैं उस 12% का एक्चुअल डिस्काउंट ले सकूं। तो आप फिजिकल गोल्ड लेने जाएंगे तो उस तरह से शायद ना मिले आपको। उसके लिए आप डिजिटल गोल्ड की तरफ जाएं, या लेट्स से मैं हमेशा बात करता हूँ ईटीएफ्स की, तो जीएलडी का जो ईटीएफ है उसकी तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको सर्वा बरा का, अमाना, इंटरैक्टिव ब्रोकर, हर किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकता है। बल्कि सर्वा के ऊपर इन सारे प्लेटफॉर्म्स के जितने भी रेफरल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। समवेयर बिटवीन $50 to 3,000 दिरहम्स आपको रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरे रेफरल लिंक्स को यूज़ करेंगे। सो डिजिटल गोल्ड इज़ दी थिंग। अगर जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास गोल्ड की होल्डिंग हो, और मैं चाहता हूँ कि नहीं फिजिकल गोल्ड की होल्डिंग हो, तो मैं ये करूँगा कि जब डिप आएगी तो मैं गोल्ड बाय करूँगा थ्रू डिजिटली, आई मीन डिजिटली गोल्ड बाय करूँगा। और उसके बाद आज से जब जब प्राइस सेटल हो जाती है, तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद उस प्राइस को या उस डिजिटल गोल्ड को, ईटीएफ को सेल करके मैं फिजिकल बाय कर लूँगा। वैसे तो मैं फिजिकल एज सच बहुत ज़्यादा रखता नहीं हूँ, क्योंकि फिजिकल के अंदर जो हैंडलिंग के मसले होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। बट थोड़ा बहुत फिजिकल रखें, थोड़ा बहुत डिजिटल रखें। वैसे भी आपको मैं एज आई सेड के 10 to 15% से ऊपर तो आपकी होल्डिंग का वैसे भी गोल्ड मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को देख रहे हैं। अगर आप स्टोर ऑफ वैल्यू को देख रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर सिर्फ आपकी गोल्ड की होल्डिंग हो, तो अलग चीज़ है। बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड रखना इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज यहाँ पर कोई आपको मंथली इनकम नहीं मिल रही है, या एनुअल इनकम नहीं मिल रही है, क्वार्टरली इनकम नहीं मिल रही है। सो दैट इज़ वाई स्टॉक्स आर इम्पॉर्टेंट। जो फिक्स इनकम है वो इम्पॉर्टेंट है। बल्कि अगर लास्ट कुछ 6 महीने में बात करूँ, तो जिसने फिक्स इनकम में पैसे रखे हुए हैं, चाहे वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हो गया पाकिस्तान से, या लेट्स से यहाँ पर नेशनल बॉन्ड हो गया, या कुछ भी इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उसके अंदर आपने अगर रखा हुआ है तो वो ज़्यादा बेहतर था। सो दैट इज़ द रीज़न आपको एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी में चलना चाहिए। इनफैक्ट मैं अगर दुबई की प्रॉपर्टीज़ की भी बात करूँ, तो लास्ट 15 दिन के अंदर तो दुबई की प्रॉपर्टीज़ उतनी ही शायद गिरी होंगी, जो वॉर के अंदर ऑलमोस्ट 10 to 15% का हम सुन रहे हैं कि अभी तक जो इम्पैक्ट आया है वही आया है। एज सच गोल्ड के अंदर तो ऑलरेडी 15% का इम्पैक्ट आ चुका है। सो ऑफ कोर्स मैं एक इसको डायरेक्टली रिलेट तो नहीं कर रहा कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ को गोल्ड से मैं कंपेयर करूं, बट एक आपको समझाने के लिए ये एक चीज़ एक है इस तरह की। आई मेक वीडियोज़ अबाउट पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट। मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम बहुत सारी बात कर रहे होते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, या आपके क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उस पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता हूँ उस ग्रुप के ऊपर। इसी तरह से आप मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल्दो कि मैं न्यूज़लेटर के बारे में इस वक्त थोड़ा सा आई एम नॉट मच एक्टिव देयर, बट स्टिल यू कैन सब्सक्राइब। जब भी दोबारा से स्टार्ट करूँगा मैं, तो आप उसको आप उसके अंदर होंगे। ऑलमोस्ट 3,000 के करीब उसके अंदर भी सब्सक्राइबर्स हैं।
चैनल को डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड लास्ट के अंदर कुछ एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं, उनको जाके देख सकते हैं। इसके अंदर लास्ट वीडियो मैंने सर्वर के ऊपर बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसी तरह से दुबई का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टेक का, उसके अंदर अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद 2000 दिरहम्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 दिरहम्स, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।